हेलो नमस्कार। मैं एम के झा, हिस्ट्री लेक्चरर झारखंड। एक बार फिर से आप सभी का अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल क्लासरूम बाय एम के झा में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बार फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो टॉपिक है नालंदा विश्वविद्यालय की। यह एक ऐसा टॉपिक है जिसने हमेशा एग्जामिनेशन में हमें अलग अलग प्रकार के सवाल दिए हैं। आज इस नालंदा विश्वविद्यालय के उत्कर्ष से लेकर विनाश तक की गाथा को हम लोग समझेंगे। यह विश्वविद्यालय अपने आप में इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शायद यह विश्व का ऐसा प्रथम विश्वविद्यालय था जिसने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। चाहे भारत के विद्यार्थी हों, चाहे चीन के या पूर्वी एशिया के किसी भी देश के, उन लोगों ने यहां पर आकर अध्ययन किया और भारत के बारे में जाना और समझा। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं और समझने का प्रयास करने वाले हैं कि नालंदा की स्थापना ने भारत के इतिहास में क्या प्रमुख परिवर्तन किए। तो चलिए हम लोग अब जानने और समझने का प्रयास करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर का एक विहंगम दृश्य। नालंदा विश्वविद्यालय जिसके उत्कर्ष से लेकर विनाश तक की गाथा को इस वीडियो में हम लोग जानेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है यह, क्योंकि हमेशा इस चैप्टर से एग्जामिनेशन में कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार के सवाल आते रहे हैं। तो चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं और आपका समय ज्यादा ना लेते हुए इसे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखते हैं अगले स्लाइड में क्या महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम लोग इससे सामान्य रूप से परिचित होंगे। सबसे पहले फैक्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय भारत का एक प्राचीन और विश्वविख्यात बौद्ध शिक्षा केंद्र था, जो आधुनिक बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित था। यह विश्वविद्यालय प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था का एक गौरवशाली प्रतीक है। जैसा कि हम सबको पता है कि यह एक बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यह इतना विशाल विश्वविद्यालय था कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमारे कल्पना से परे यह विश्वविद्यालय प्राचीन भारत की एक गौरव गाथा प्रस्तुत करती है। यह विश्वविद्यालय लगभग 14 हेक्टेयर यानी 34 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ था। यह लगभग 14 हेक्टेयर या 34 एकड़ भूमि में फैला हुआ था। इसके अंतर्गत अनेक मठ अथवा विहार थे, स्तूप, मंदिर, पुस्तकालय भवन और पाठशालाएं थी। आज हम लोग इन्हीं सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। पुरातात्विक उत्खननों से यह पता चला है कि नालंदा में लगभग 11 भव्य मठ थे और 6 बड़े मंदिर थे। और स्वाभाविक सी बात है, इतना विशाल होने के कारण पूरी दुनिया का नजर इस विश्वविद्यालय पर उस वक्त रहा होगा। चूंकि यह एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी था, क्योंकि यहाँ पे पूरे विश्व के लोग अध्ययन और अध्यापन करने के लिए आते थे। यहाँ पे अलग अलग विषयों के पढ़ाई की व्यवस्था की गई थी। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, नालंदा विश्वविद्यालय में किस प्रकार से छात्र और शिक्षक बैठ करके शिक्षण और अध्यापन का कार्य किया करते थे। चलिए आगे हम इसी विश्वविद्यालय की गौरव गाथा को आप लोगों के सामने एज ए इंफॉर्मेशन प्रस्तुत कर रहे हैं। सामान्य जानकारी की अगर बात करें तो यह कहां पर है, सबसे महत्वपूर्ण तो बहुत ही आसान है कि यह बिहार राज्य के नालंदा जिले में है ना। राजगीर एक शहर है, राजगीर के पास अवस्थित है। 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त वंश के एक सम्राट हुए कुमार गुप्त प्रथम,
जिसके द्वारा लगभग 414 से 455 ईस्वी में जिनका शासनकाल रहा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। इसके मुख्य विशेषताओं की अगर हम लोग बात करें तो विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। अगर हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो ये विश्व का प्रथम रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी था। इट वॉज द फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, जहां लगभग 10,000 छात्र, आप समझ सकते हो आज भी किसी यूनिवर्सिटी में शायद जो एक कैंपस में चल रहा हो, 10,000 छात्र की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां लगभग 10,000 छात्र और लगभग 2,000 शिक्षक यहाँ रहते थे और अध्ययन और अध्यापन का कार्य कराते थे। यहाँ अध्ययन करने के लिए भारत, तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान, मंगोलिया और श्रीलंका जैसे देशों से विद्यार्थी आते थे। तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ना। क्योंकि आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अलग अलग जगहों से लोग यहाँ आते थे और यहाँ आकर पढ़ाई करते थे। यहाँ के शिक्षा का माध्यम अगर हम लोग बात करें तो वह संस्कृत था, है ना। यहाँ के शिक्षा का माध्यम क्या था? वह संस्कृत था, जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। बहुत बार यह सवाल एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, पूछा जाने वाला सवाल है, क्योंकि बौद्धों की जो प्रचलित भाषा उस समय थी वह पाली थी, लेकिन यहाँ पे जो शिक्षण का माध्यम था वह संस्कृत था। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग अगर बात करें कि आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय की विशेषताएं, तो यहाँ पे जो कोर्स अभी उपलब्ध कराए गए हैं उसमें बौद्ध अध्ययन, दर्शन, ऐतिहासिक अध्ययन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, ये हम बात कर रहे हैं। जब साल 2014 में नालंदा विश्वविद्यालय के दोबारा फिर से उसको स्थापित किया गया, रीस्टेब्लिश्ड किया गया, वहां पे कुछ कोर्स सुझाए गए हैं। हम लोग फिर से भी प्राचीन में चलेंगे, बट थोड़ा सा आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में भी डिस्कस करा दें, क्योंकि 2014 में इस विश्वविद्यालय को फिर से रीस्टेब्लिश्ड किया गया है। कहां पे से रीस्टेब्लिश्ड किया गया है? तो याद रखना है, यह राजगीर बिहार में रीस्टेब्लिश्ड किया गया है और इसमें भाषा जो मुहैया कराएगा वो अंग्रेजी और संस्कृत शिक्षण कार्यों के लिए इन दो भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम की अगर बात करें, अब हम लोग चले हैं प्राचीन विश्वविद्यालय में। प्राचीन विश्वविद्यालय में जो पाठ्यक्रम मुहैया कराए गए थे उसमें बौद्ध दर्शन, है ना, विशेष रूप से महायान परंपरा को यहाँ पे पढ़ाया जाता था। इसके अलावा वेदों का अध्ययन यहाँ कराया जाता था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने कराई थी, उसके बारे में हम बता रहे हैं कि वहां पर बौद्ध दर्शन की शिक्षा दी जाती थी, वेद की शिक्षा दी जाती थी, व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी, चिकित्सा की शिक्षा दी जाती थी, गणित, खगोल शास्त्र, तर्कशास्त्र, साहित्य जैसे विषय का वहां पे अध्यापन कराया जाता था। हिंदू और जैन दर्शन भी वहां पढ़ाया जाता था। तो ये तो हो गया नालंदा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के बारे में, जिसकी शिक्षा वहां पर दी जाती थी। इसके संरचना के बारे में अब हम लोग समझेंगे, और यहाँ पर एक बहुत ही विशाल पुस्तकालय भी था, इसको भी हम लोग जानेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है नालंदा में कई भव्य मठ, जिसे विहार या स्तूप कहते थे, है ना, उसकी मौजूदगी थी। यहाँ का धर्मगंज नामक पुस्तकालय बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया कि नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का क्या नाम था। तो यहाँ के पुस्तकालय का नाम था धर्मगंज, जो विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय माना जाता है, जिसमें लाखों हस्तलिखित ग्रंथ थे। पुस्तकालय 3 भागों में बांटा गया था। पहला था रत्न सागर,
रत्नोदय और रत्न रंजन। तो ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, अगर आप नेट या जेआरएफ जैसे एग्जामिनेशन, महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन के का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहां इनसे सवाल पूछा जा सकता है। हालांकि इतिहास के अगर आप जागरूक विद्यार्थी हो तो आपको इन सब के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। तो इसके पुस्तकालय को सामान्य रूप से 3 भागों में बांटा गया था। उसमें से पहला था रत्न सागर, दूसरा था रत्नोदय और तीसरा था रत्न रंजन। ये 3 महत्वपूर्ण पुस्तकालय थे। इसके अंतर्गत एक बड़ा पुस्तकालय जो मेन पुस्तकालय था, धर्मगंज पुस्तकालय, उसके 3 डिपार्टमेंट में आप मान सकते हो, है ना, 3 एरिया मान सकते हो जहां पे विद्यार्थी अपने क्लासरूम के अलावा बैठ करके अध्ययन किया करते होंगे। इसके प्रमुख आचार्यों की अगर हम लोग बात करें, चूंकि आपको पता है यह बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी है था दुनिया में, और स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे बड़े बड़े आचार्य भी रहे होंगे, है ना, जिन्होंने बौद्ध दर्शन या तर्क शास्त्र या हिंदू दर्शन के बारे में उस समय शिक्षण कराया होगा या अध्यापन का कार्य किया होगा। तो आज अभी हम लोग उन्हीं महत्वपूर्ण आचार्यों के बारे में भी जानेंगे। आपको पता है कि नेट, जेआरएफ जैसे एग्जामिनेशन में या यूपीएससी की भी अगर प्री का कोई पेपर देखोगे तो उसमें यहां से क्वेश्चन निकल करके आते हैं, एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय में अनेक महान आचार्य या विद्वान शिक्षक हुए जिन्होंने शिक्षा, दर्शन और बौद्ध धर्म के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। नालंदा विश्वविद्यालय में तिब्बत, कोरिया, जापान, श्रीलंका, थाईलैंड, खमेर आदि के छात्र आते थे, परंतु अधिकांश के नाम अब सुरक्षित नहीं है। कुछ छात्र हैं जो पॉपुलर है, उनके बारे में हम आगे आपसे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो यहाँ के नालंदा विश्वविद्यालय के जो सबसे बड़े आचार्य हुए या सबसे बड़ा आप कह सकते हो महापंडित हुए, वो थे शीलभद्र। 7वीं शताब्दी में नालंदा के प्रमुख आचार्य थे, महापंडित थे। चीनी यात्री हुएन सांग के गुरु थे। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है कि जब हुएन सांग ने भारत की यात्रा की और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन का कार्य किया तो उस समय उनके गुरु कौन थे। तो याद रखना है कि उस समय उनके गुरु का नाम हुएन सांग शीलभद्र था। यह महायान बौद्ध दर्शन के महान ज्ञाता हुए थे। यह महायान बौद्ध दर्शन के महान ज्ञाता थे। महायान बौद्ध दर्शन पर इन्होंने बहुत सारे अलग अलग पुस्तकों का लेखन भी किया है। अगला जो महत्वपूर्ण आचार्य है वो है धर्मपाल। 7वीं शताब्दी में नालंदा के कुलपति थे। विनय, योगाचार और महायान बौद्ध परंपरा के विद्वान थे। धर्मकीर्ति और अन्य शिष्य, धर्मकीर्ति भी आगे चल के यहाँ के आचार्य बने थे, तो धर्मकीर्ति और अन्य शिष्यों को इन्होंने यहाँ पे शिक्षा दी थी। अगला है धर्मकीर्ति। तो धर्मकीर्ति के गुरु कौन थे? तो याद रखना है, धर्मकीर्ति के गुरु थे धर्मपाल, है ना, और इन्हीं के शिष्य हुए धर्मकीर्ति, जिन्होंने 7वीं शताब्दी के तर्कशास्त्री और बौद्ध दार्शनिक के रूप में अपनी पहचान बनाई। बौद्ध तर्क और प्रमाण शास्त्र के महान विद्वान हुए। नालंदा में इन्होंने धर्मपाल जैसे आचार्यों से शिक्षा प्राप्त की और यह भी नालंदा विश्वविद्यालय के एक महत्वपूर्ण आचार्य के रूप में पहचाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में और कुछ प्रमुख आचार्य हुए हैं, जैसे गुणमती और सन्मति का नाम आता है। गुणमती के बारे में पहले जानते हैं। गुणमती एक महान बौद्ध दार्शनिक और शिक्षक थे जो नालंदा विश्वविद्यालय में महायान बौद्ध दर्शन विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने योगाचार और माध्यमिक दर्शन के अध्ययन में योगदान दिया। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अनेक विद्यार्थियों को शिक्षित किया, नालंदा और बौद्ध अध्ययन को समृद्ध किया।
विशेष रूप से बौद्ध तर्क शास्त्र और ध्यान साधना के लिए प्रसिद्ध थे। तो गुणमती, देखिए यूपीएससी में भी इससे डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है, गुणमती एक नाम दे दिया जाएगा कि उनके बारे में कौन कौन से कथन सही हैं। तो गुणमती एक महान बौद्ध दार्शनिक और शिक्षक थे। विश्वविद्यालय में महायान बौद्ध दर्शन के विद्वान के रूप में प्रसिद्ध थे, है ना। तो इस तरह से अलग अलग पॉइंट देकर के उनसे सवाल निकाले जा सकते हैं। तो विश्व में बौद्ध तर्कशास्त्र और ध्यान साधना के लिए भी प्रसिद्ध रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। स्थिरमती भी नालंदा के उच्च कोटि के बौद्ध विद्वान थे। वे विशेष रूप से विज्ञानवाद और योगाचार दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने कई महत्वपूर्ण टीकाएं लिखी, जैसे महायान सूत्र पर टिप्पणी लिखी, अभिधर्म और योगाचार शास्त्रों पर गहरी व्याख्याएं की। उन्होंने वसुबंधु के कार्यों पर भी टीका लिखी थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं स्थिरमती के बारे में। यह भी नालंदा विश्वविद्यालय के एक प्रमुख आचार्य हुए। इसके अलावा अब हम नालंदा विश्वविद्यालय के कुछ महत्वपूर्ण स्टूडेंट के बारे में भी पढ़ लेंगे, है ना। तो जैसा कि आपको पता है कि जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में हमला किया तो यहाँ के रिकॉर्ड को उन्होंने जला दिया। तो हमारे पास अभी यहाँ के जो महत्वपूर्ण छात्र रहे होंगे उनके बारे में कोई बहुत अधिक जानकारी नहीं है, बट एक दो हैं, वो भी चीन से ही जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में अभी भी हमको थोड़ा बहुत जानकारी है। तो उनके बारे में हम आपको साझा कर रहे हैं। वेन सांग का नाम आता है, जो यहाँ के बड़े विद्यार्थी रहे हैं चीन से। ये लगभग 7वीं सदी में भारत का भ्रमण किया। 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक यह भारत में रहे थे। नालंदा में इनका लगभग 5 वर्ष का अध्ययन काल रहा। यह भी एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि वेन सांग ने कितने वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन का कार्य किया था। तो लगभग 5 वर्षों तक इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन का कार्य किया था। इनके गुरु कौन थे? आचार्य शीलभद्र। इनके गुरु का नाम था आचार्य शीलभद्र। क्या पढ़ा इन्होंने? महायान बौद्ध दर्शन, योगाचार, व्याकरण, तर्कशास्त्र जैसे चीजों का इन्होंने अध्ययन किया। वेनसांग जब चीन लौटे, है ना, वेनसांग का भारतीय इतिहास में या विश्व के इतिहास में क्या योगदान है, यह भी हमारे लिए समझना जरूरी है। तो याद रखना है कि चीन लौटकर उन्होंने महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया चाइनीज भाषा में, ताकि चीन के लोग ज्यादा से ज्यादा इस धर्म को समझ सकें। उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक हुई जिसमें इन्होंने नालंदा की विस्तृत जानकारी दी है, उस पुस्तक का नाम है शियुकी, दैट मीन्स रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शियुकी? रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। उन्होंने नालंदा की शिक्षण पद्धति, मठ, पुस्तकालय, आचार्यों आदि का उल्लेख किया है और उसी के आधार पर नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आज बताने में सक्षम है। तो वेनसांग का भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा इतिहास लेखन में। अगर वेनसांग नहीं होते तो शायद बहुत अधिक जानकारी हमें नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में नहीं हो पाती, इसके महानता को शायद हम नहीं समझ पाते। दूसरे बड़े यहाँ के जो विद्यार्थी रहे उनका नाम है इत्सिंग या येनजिंग। ये भी चीन के हैं और 7वीं सदी के उत्तरार्ध में ये भारत आए थे, है ना। नालंदा में इनका अध्ययन काल लगभग 10 वर्षों का है। वेनसांग का अध्ययन काल लगभग 5 वर्षों का था, तो इत्सिंग का अध्ययन काल लगभग 10 वर्षों का रहा, 675 से 685 ईस्वी तक। उन्होंने क्या पढ़ा? विनय पिटक के बारे में, है ना। इन्होंने यहाँ पे विनय पिटक का अध्ययन किया। इसके अलावा संस्कृत तर्कशास्त्र का अध्ययन किया। इनका योगदान क्या है? इन्होंने 400 से अधिक बौद्ध ग्रंथों का संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद किया। उनका एक बहुत ही पॉपुलर पुस्तक है रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन, रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन एज प्रैक्टिस्ड
in India and Malay archipelago। इसमें नालंदा का विस्तृत वर्णन इसमें नालंदा का वर्णन विस्तृत रूप से मिलता है। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि वेनसांग और इत्सिंग दोनों ने नालंदा के बारे में बहुत विस्तृत रूप से लिखा है और इन्हीं की जानकारी के आधार पे आज हम नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हम बता पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख शासक जिसने इस विश्वविद्यालय को उस वक्त समर्थन दिया। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी यूनिवर्सिटी तब सफल हो सकती है जब तक उसे राज्य का समर्थन प्राप्त होता है। अगर राज्य का समर्थन प्राप्त नहीं होगा तो कोई भी यूनिवर्सिटी शायद इतना सक्सेस नहीं हो पाता। तो सबसे बड़े इसके जो समर्थक रहे वो इसके खुद संस्थापक रहे, यानी गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम, जिनका शासनकाल 415 से 455 ईस्वी है। सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्होंने इसे एक शाही संरक्षित शैक्षिक संस्थान के रूप में विकसित किया। उनके शासनकाल में नालंदा को बौद्ध धर्म के अध्ययन का प्रमुख केंद्र बना दिया गया। गुप्त साम्राज्य की समृद्धि के दौरान नालंदा ने अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की और छात्रों को शिक्षा दी। कुमारगुप्त का अपने आप में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर उसको संरक्षित करने में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके अलावा सम्राट हर्षवर्धन को हम नहीं भूल सकते हैं। सम्राट हर्षवर्धन जिनका शासनकाल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक था और वह पुष्यभूति वंश के एक महान शासक हुए हैं। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को धार्मिक और शैक्षणिक संरक्षण प्रदान किया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में बौद्ध धर्म के अध्ययन को बढ़ावा मिला और नालंदा में धार्मिक और शैक्षिक गतिविधियां तेज हो गईं। हर्षवर्धन ने चीनी यात्री वेन सांग का भी स्वागत किया, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का विवरण अपनी यात्रा विवरण वृत्तांत में दिया है ना। विश्वविद्यालय के संचालन हेतु हर्षवर्धन ने 200 गांवों का दान दिया था। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। यूनिवर्सिटी चलाने के लिए आपको जैसा कि पता है कि वहां पे आवासीय विश्वविद्यालय था और वहां पे कुल 10,000 छात्र प्रत्येक दिन अध्ययन करते थे और 2,000 शिक्षक थे। उनके खाने का व्यवस्था, जितने गुरुजी थे सभी आचार्य को कुछ ना कुछ वेतन मिलता होगा और भी बहुत सारे अलग अलग स्टाफ रहे होंगे। 200 शिक्षक हैं, मान के चलिए आप कम से कम 2,000 शिक्षक हैं तो 1,000 स्टाफ भी रहे होंगे। इसके अलावा 10,000 शिक्षक थे, 10,000 विद्यार्थी थे। तो इन सबके लिए एक बड़ी भारी भरकम राशि की आवश्यकता रही होगी यूनिवर्सिटी को, कह सकते हो एक तरीके से चलाने के लिए। तो हर्षवर्धन ने इसके लिए एक व्यवस्था की। क्या व्यवस्था की? इन्होंने 200 गांवों का दान किया ताकि जो यूनिवर्सिटी थी वो स्मूथली रन कर सके। अब हम लोग धीरे धीरे इसके विनाश की ओर आगे बढ़ेंगे। एक इतना फलता फूलता विश्वविद्यालय समय के साथ कैसे विनाश हुआ, यह भी समझना हम लोगों के लिए जरूरी है। एक अच्छा विश्वविद्यालय किस तरह से विनाश के कगार पे चला गया। चलिए अब नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश को भी समझते हैं। बख्तियार खिलजी का आक्रमण और जिसके साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश हुआ। बख्तियार खिलजी एक तुर्क अफगान आक्रमणकारी था जो दिल्ली सल्तनत के तहत बिहार और बंगाल क्षेत्र में अपनी शक्ति स्थापित करने के लिए प्रसिद्ध है। ये बेसिकली बंगाल जीतने के लिए, बंगाल पर आक्रमण करने के लिए निकले थे और रास्ते में जो भी बड़ा किला, इमारत या क्षेत्र मिला इसको इन्होंने लूटा और वहां पे अगजनी की, तबाह कर दिया। 1193 ईस्वी के आसपास बख्तियार खिलजी ने
नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया और इसे नष्ट कर दिया। जरा आप कल्पना करिए क्या स्थिति रहा होगा। एक फलता फूलता विश्वविद्यालय जहां इतने विशाल पुस्तकालय हैं, सैकड़ों की हजारों की संख्या में छात्र पढ़ रहे हैं, हजारों की संख्या में शिक्षक हैं, एक बाहर का आक्रांता आता है और पूरे के पूरे विश्वविद्यालय को तबाह कर देता है, सभी शिक्षकों और छात्रों को शायद मौत के घाट उतार देता है और जो कुछ बचे होंगे वो इस क्षेत्र को छोड़कर भाग गए होंगे। इस आक्रमण के दौरान बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों को लूट लिया और उसे जलाकर नष्ट कर दिया। तो कितनी दुर्गति करके चला गया एक बख्तियार खिलजी और भारत के फलते फूलते विश्वविद्यालय को तबाह कर दिया, है ना। पुस्तकालय के बारे में भी देख लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में एक विशाल पुस्तकालय था, जैसा कि मैंने बताया, जिसमें हजारों बौद्ध ग्रंथ, वेद, उपनिषद, गणित, खगोल शास्त्र जैसे अन्य विषयों पर साहित्य संग्रहित था। बख्तियार खिलजी ने इन अमूल्य ग्रंथों को नष्ट कर दिया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय और ताम्रपत्रों को भी नष्ट कर दिया, किसी को नहीं छोड़ा इस आक्रांता ने। एक किंवदंती है कि पुस्तकालय में जमा पुस्तकों को 3 महीने तक जलाया गया। कितने पुस्तक थे आप कल्पना कर सकते हो कि जिसमें आग लगातार 3 महीने तक जलता रहा, जिससे नालंदा का ज्ञान और धरोहर जलकर राख हो गया। इसके अलावा यहाँ के विद्वानों की हत्या कर दी गई और उन्हें भागना पड़ा। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्वानों और संगठित शिक्षकों को भी कड़ी सजा दी गई। कई विद्वानों को मार डाला गया, जबकि कुछ बचने में सफल रहे और भारत से बाहर भाग गए, मुख्य रूप से तिब्बत या अन्य देश। वेनसांग और अन्य विदेशी यात्रियों के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में प्रतिष्ठित आचार्य और विद्वान थे जिन्होंने बौद्ध धर्म के विभिन्न पहलुओं पर गहन अध्ययन किया। इनकी शारीरिक और शैक्षणिक नाश का एक ऐतिहासिक त्रासदी था। इनका शारीरिक और शैक्षणिक नाश एक ऐतिहासिक त्रासदी है, त्रासदी था। कितने महान विश्वविद्यालय को एक बाहरी आक्रांता आता है, लूटता है और न सिर्फ लूटता है बल्कि उसे तबाह भी कर देता है। आप इस इमेज में देख सकते हो, तुलना कर सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से अध्ययन किया जा रहा है ना। शिक्षक बैठ करके अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं और एक बाहरी आक्रांता आता है और वो यहाँ के शिक्षकों को मारना शुरू कर देता है। पूरे के पूरे विश्वविद्यालय में आग लगा देता है, आग की लपटों में पूरे विश्वविद्यालय को झोंक देता है। आप इस इमेज में स्पष्ट रूप से देख सकते हो कितनी भयानक त्रासदी रही होगी इस नालंदा विश्वविद्यालय की। उस मंजर को आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते, हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। अब हम इसके पुनरुद्धार की बात करेंगे। पुनरुद्धार की अगर हम लोग बात करें तो 21वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित फिर से किया गया। 2010 में भारतीय संसद ने, ये भारतीय संसद का इमेज है, इसी भारतीय संसद में बैठ करके जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया कि नालंदा विश्वविद्यालय को दोबारा से इस्टेब्लिश किया जाए। आपको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी, है ना, जब हम आगे आपको इस यूनिवर्सिटी का इमेज वगैरह भी दिखाएंगे कितना शानदार आज बन चुका है। नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। 2014 में इसे औपचारिक रूप से खोल दिया गया। यह एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है जिसमें कई एशियाई देश साझेदार बने, जैसे जापान, चीन, सिंगापुर। चूंकि पुराने समय में भी वहां के लोग यहाँ के अध्ययन करते थे, तो आज भी इन देशों ने इस विश्वविद्यालय के साथ जुड़ने में अपनी सहमति दी। विश्वविद्यालय के पहले चांसलर अमर्त्य सेन थे, है ना, एक नोवेलिस्ट, एक जाने माने इकोनॉमिस्ट
जिन्होंने इसके पहले कुलपति की भूमिका निभाई। उसके बाद सिंगापुर के पूर्व विदेश मंत्री है ना जॉर्ज येयो इसके चांसलर बने। ये देखिए कितना खूबसूरत तस्वीर है जो आज का हमारा नालंदा विश्वविद्यालय है ना। तो ये आप नालंदा यूनिवर्सिटी देख पा रहे हो। ये हमारा वर्तमान नालंदा विश्वविद्यालय है, अपने आप में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और कहीं ना कहीं ये नालंदा विश्वविद्यालय ही आज बिहार का हो सकता है या पूरे भारत का गौरव फिर से स्थापित करने में कामयाब हो, ऐसी कामना है। तो आज के क्लास में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में जब हम लोग फिर से हमारी मुलाकात होगी तो हम लोग इसी तरह के कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे। उम्मीद है आज का यह टॉपिक आपको फिर से पसंद आया होगा। अगर यह टॉपिक आपको पसंद आया तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो आज के क्लास में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में एक नए फिर से अच्छे टॉपिक के साथ जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण हो और काफी नॉलेजेबल भी हो। तो तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में। धन्यवाद।